वापसी आने के टाइम पे डिप्लोमेटिक क्लियरेंस नहीं मिल रहा था। हम लोग डरे हुए थे कि पाकिस्तान के ऊपर से आना है। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बोल भी नहीं सकती थी, मैं कुछ खा भी नहीं सकती थी, और मेरे दोनों छोटे बच्चे मेरे साथ थे और ये जाने वाले थे। एंड वापसी का भी कुछ पता नहीं था कि कब तक आ पाएंगे। फौजी की पहली बीवी तो उसकी जॉब होती है, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। और आप जहाँ हैं वहाँ देखिए, घर पे हम थे। और महीने भर के बाद वो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ लौट गए। वो लड़की पत्थर जैसी हो गई थी कि हम वहाँ थे, उसको समझ पा रहे थे, उसकी गंभीरता को जान रहे थे, लेकिन एक जगह पर लोग क्रिकेट को एंजॉय कर रहे थे। Welcome to yet another episode of the Second Inning podcast. In today's episode, we have Mrs. Kirti Sarmandar as our guest. She is a wife of a फौजी और इनके साथ हमने आज काफ़ी सारी बातें करी है। हमने चिल्ड्रन अपब्रिंगिंग के बारे में, एक फ़ौजी की वाइफ होना क्या होता है, उनकी सोशल लाइफ कैसी होती है, एयरफोर्स स्टेशन का कल्चर क्या है, वहाँ पे उनकी लाइफ कैसी है, उनकी लाइफ के वेरियस एक्सपीरियंस जो उन्होंने दूसरों की लाइफ में देखे, खुद की लाइफ में देखे, अप्स एंड डाउन्स, इन सभी बातों के बारे में डिस्कस किया है। One thing is for sure, till the end of this podcast, you'll get to know and understand the fact that the wife of a Fauji is no less than a soldier herself. So take a seat back, relax, and enjoy this podcast with Mrs. Kirti Sarmandar. How are you? I'm fine. How are you? All good. कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है पॉडकास्ट में? अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट लग रही है। एक्साइटमेंट लग रही है। ओके, तो मैम शुरुआत से शुरू करते हैं। आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? लव मैरिज। लव मैरिज है। तो जब आपने घर पे बताया दैट आपको एक फौजी से शादी करनी है, समवन हु इज सर्विंग इन द एयर फोर्स, तो उनका रिएक्शन कैसा था और एक्सेप्टेंस कैसा था? रिएक्शन में तो ऐसे कोई खास नहीं था, क्योंकि बाकी कोई परेशानी नहीं थी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। जॉब से रिलेटेड तो बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन मेरे पापा मम्मी को ये था कि फौज में एयरक्राफ्ट क्रैश होता है, फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसका उन्हें डर था, फ्लाइंग से उन्हें डर था। तो वो डर धीरे धीरे निकालने की कोशिश की हमने कि वो ग्राउंड ड्यूटीज में हैं, उनका फ्लाइंग से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि बाद में वो फ्लाइंग में भी आ गए थे। तो उन्होंने 5-5.5 साल फ्लाइंग भी की। तो बाद में तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और धीरे धीरे शादी के पहले ही ये सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुए और प्रॉपरली अरेंज मैरिज हुई। आपने अपने आप को मेंटली ये चीज़ कैसे वो कराई दैट ठीक है, जैसे कि प्रिपरेशन एक होती है, तो आपने अपने आप को क्या प्रिपेयर किया था कि आप एक फौजी से शादी करने वाली है तो आपको एक तरीके से रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ? मेरा एक ड्रीम था कि मेरी शादी किसी फौजी से हो। ओके। एंड पहला प्रेफरेंस ही मेरा एयरफोर्स था, और किस्मत से मेरे सामने चल के आ गया एक एयरफोर्स का फौजी, तो मैं तो खुशी थी। लेकिन हाँ, एक डर था मन में कि सिविल लाइफ और फौजी लाइफ में क्या अंतर है, वो बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि घर से किसी का भी फौजी बैकग्राउंड नहीं था। ओके। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे हेल्प की, एंड धीरे धीरे वक्त के साथ में फौजी तौर तरीके, फौजी लाइफ को एक्सेप्ट करते चले गए, इजी होता चला गया। ओके मैम, चिल्ड्रन अपब्रिंगिंग, बच्चों को बड़ा करने में, जैसे कि जब बहुत से टाइम्स होते होंगे जब सर घर पे नहीं है और आपको बच्चों को आपने बहुत टाइम तक खुद से बढ़ाया, चिल्ड्रन अपब्रिंगिंग में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है बाकी लोगों के कंपैरिजन में जो नॉर्मल अपब्रिंगिंग के थ्रू जाते हैं? छोटे बच्चों को संभालने में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होती है, जिन्हें समझता नहीं है, जिन्हें आप समझा नहीं सकते कि पापा कहाँ गए हैं, तो उन बच्चों को समझाने में मुश्किल होती है धीरे धीरे। लेकिन जिस माहौल में बच्चे रहते हैं वही सारी चीज़ें सुनते हैं कि पापा फ्लाइंग पे गए हैं, पापा टीडी पे गए हैं, तो 4 दिन बाद आएंगे। फिर बच्चे पूछते हैं हर एक दिन आ जाएंगे, तो वो उन्हें समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और छोटे बच्चे जो होते हैं वो समझ नहीं पाने की वजह से कई बार उनकी तबीयत खराब हो जाती। जैसे मेरा बेटा छोटा था,
तो जब मेरे हस्बैंड लॉन्ग टीडीज पर जाते थे तो वो उसको फीवर हो जाता था, कभी उसको कोल्ड कफ हो जाता था, तो वो उसका रिएक्शन होता था कि पापा ना मिलने का। तो ऐसे टाइम थोड़ी तकलीफ होती थी कि बच्चे को तकलीफ हो रही है पापा के ना होने से। बच्चे इस चीज़ को मतलब मतलब जो सोसाइटी आपकी रहती थी जहाँ पे बाकी फैमिलीज भी वही है, जो जिनके हस्बैंड या इनकी फैमिली मेंबर फौजी में, तो उसी एटमॉस्फेयर की वजह से वो एक्सेप्ट कर जाते थे कि कुछ हाँ, आपका उनको पार्ट भी वो था। आपस में भी बच्चे जो बात करते थे, मेरे हम्म। पापा टीडी पे गए हैं, अच्छा। मेरे पापा फ्लाइंग के लिए गए हैं, हम्म। मेरे पापा सॉटी पे गए हैं। तो ये लैंग्वेज बच्चे आपस में बहुत बचपन से सीख जाते हैं। तो उनको वो थोड़ा-सा समझने में आसानी हो जाती थी कि हाँ भाई, उसके पापा जाते हैं वैसे मेरे भी पापा गए हैं। तो वो थोड़ा हाँ, ईज़िली मतलब अगर समझ जाते आसपास हैं, वो लोग हो जो जिनसे रिलेट कर सके बच्चे, तो या ईज़ी हो मतलब जाता है। पास वाला दोस्त भी वैसा है जिसके पापा भी घर पे नहीं है, बाहर काम से गए, तो इजी है। तो बच्चे ईज़िली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, समझ जाते हैं। अच्छा, आपने ऐसे कोई केसेस देखे हैं जहाँ पे लाइक, वैसे तो बहुत सारी फैमिलीज उन्हीं सोसाइटीज में रहती है एयरफोर्स वाले स्टेशंस में, बट जो नहीं रहती होंगी वहाँ पे, ऐसे ही रहता है कि जो फैमिली नहीं हाँ, रहती, फैमिली नहीं तो रहती फिर है, वहाँ कई पे बार उन ऐसा बच्चों को वो चीज़ वो कैसे एक्सेप्ट करते हैं? बहुत छोटे बच्चों जिनके होते हैं अधिकतर वो लोग तो इस तरह से सेपरेट नहीं रहते हैं। हम्म। लेकिन थोड़े जब बड़े बच्चे होते हैं जिनको एजुकेशन की परेशानी होती है, एयरफोर्स स्टेशन बहुत छोटी-छोटी जगहों पे होते हैं। ओके। तो एजुकेशन की अगर फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो कुछ पेरेंट्स मदर अपने बच्चों को लेके होम टाउन में रहती हैं या किसी बड़े टाउन में रहती हैं और फादर उनके अपने पोस्टिंग पर होते हैं। उन बच्चों को समझने में इतनी मुश्किल नहीं होती है कि वो थोड़ा-सा ग्रोन अप हो चुके होते हैं, उस चीज़ को समझने लायक हो चुके होते हैं। अच्छा, बट ओवरऑल जो छोटे बच्चे हैं उनको उनके साथ के बाकी के बच्चों की वजह से रिलेटेबल सिनेरियोज मिलते हैं सारे, तो वो उस चीज़ में बिल्कुल, अडेप्ट कर जाते हैं बिल्कुल, माहौल में। बिल्कुल। ओके। एक जो व्यक्तित्व होता है, कैरेक्टर होता है, तो एक फौजी के बच्चों का, लाइक उन बच्चों का जिनकी फैमिली में कोई भी उनके फादर या उनकी मदर आर्मी में है, डिफेंस में है, उनके कैरेक्टर बिल्डिंग में कोई फर्क आता है बाकी बच्चों से? बहुत फ़र्क आता है। किस क्यों हद तक? क्योंकि इन बच्चों को हर 3 साल बाद, हर साढ़े 3 साल बाद अलग जगह पे जाना होता है। वो एक अलग अलग स्टेट में होते हैं, अलग शहर में होते हैं, अलग लोगों के बीच होते हैं। तो उनका एक्सपोज़र जो होता है वो आम उन बच्चों के से बहुत ज़्यादा होता है जिनकी एजुकेशन सिर्फ़ एक ही जगह पर, एक ही स्कूल में हो जाती है। उन्हें अलग टीचर मिलते हैं, अलग फ्रेंड्स मिलते हैं, अलग नेबर मिलते हैं। वो एक्सपोजर काफी बढ़ जाता एक्सपोज़र है। बढ़ जाता है और अलग स्टेट का कल्चर जानते हैं वो, जो कि एक जगह रहने वाले बच्चे को उसी जगह का पता हो सकता है, अलग-अलग जगहों का नहीं। मैच्योरिटी लेवल में फर्क पड़ता है, जल्दी मैच्योर हो जाता है, ऐसा कुछ? मैच्योरिटी लेवल में फ़र्क पड़ता है लेकिन उस हर बच्चे के लिए उसका एक जैसा वो नहीं रहता। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनका कि मैच्योरिटी लेवल बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं मेरे घर का एग्ज़ाम्पल ही देख रही हूँ कि मेरा बेटा जो है, मेरी बेटी जो है, वो बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो गए। उनको कभी मुझे बैठकर बच्चों को पढ़ाना है, बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है, ऐसे मैंने कभी नहीं पढ़ाया। घर पे आने के बाद मैंने उन्हें एक बार समझा दिया कि क्या है, कि आपको क्या करना है और वो इंडिपेंडेंटली करते थे। तो ये बहुत छोटा-सा चीज़ है। बड़े होते गए वैसे-वैसे और इंडिपेंडेंट होते चले गए। ओके। एक जो मेजर डिफरेंस होता है कि जो जिनके फादर, जिनके फैमिली में कोई भी वन ऑफ द पेरेंट डिफेंस में सर्व कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है इनफैक्ट मेजरली कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी डिफेंस में सर्व करने जाती है, या तो आर्मी में या तो नेवी एयरफोर्स में। तो वो क्या इन्फ्लुएंस करता है उनको कि उनकी फैमिली में पहले भी कोई था और उसके बाद अब वो वापस उसी फील्ड में जा रहे हैं, क्या इन्फ्लुएंस करता है? सबसे बड़े तो उनके रोल मॉडल उनके पापा बन जाते हैं या मम्मी बन जाती हैं। और दूसरी चीज़ मेरे हिसाब से फ़ैसिनेट करने वाली होती है डिफेंस की यूनिफ़ॉर्म। यूनिफॉर्म। यूनिफ़ॉर्म। जब मेरे हस्बैंड वो ब्लू यूनिफ़ॉर्म में घर आते थे या घर से जाते थे, तो उनकी स्मार्टनेस, उनकी फिटनेस, उनका बॉडी लैंग्वेज ही बदला हुआ होता था। और अपने आप में ऐसा लगता था कि ये बंदा सिविल ड्रेस में होता है तब डिफरेंट होता है, यूनिफ़ॉर्म में होता है तब डिफरेंट होता है।
वो फील अलग आता है। फील ही अलग आता है। मुझे भी बड़ा प्राउड होता था उनको यूनिफॉर्म में देखते हुए। अब तो रिटायर हो गए हैं। वो यूनिफॉर्म देखने नहीं मिलती। तो सबसे बड़ी चीज तो यूनिफॉर्म है। फिर जो उन्होंने एक्सपोजर देखा है लाइफ में, जगह जगह घूमे हैं, जगह जगह का कल्चर देखा है, ये सारी चीजें भी बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं कि हम भी अपनी लाइफ में अलग अलग जगहों को देखते हुए अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग करेंगे, पापा की तरह ही आगे बढ़ना है। तो वो रोल मॉडल तो पापा ही होते हैं। और सबसे बड़ी चीज होती है कि वो यूनिफॉर्म, और बच्चों में बचपन से पापा के साथ बात करते हुए देखते हुए कि नेशन के प्रति एक सम्मान, एक लगाव, वो उन बच्चों में अपने आप आ जाता है। अच्छा, इनकी सोशल लाइफ में कैसा, मतलब कुछ अफेक्ट करता है बचपन में? जैसे कि हर 2-3 साल में किसी दूसरी सिटी में, किसी दूसरे टाउन में जाके शिफ्ट रहना, वापस से पूरे आसपास के सब लोग बदल जाना, अगले 3 साल में वापस जाना। तो जैसे कि 15-16 की एज के बाद तो इवन 13-14 में भी काफ़ी दिमाग मैच्योर हो जाता है, समझ में आने लगता है। बट बचपन में जब बच्चा 2-3 साल का है, 5-6 साल का है, तो उसको उसके उन्हीं दोस्तों में, उन्हीं पड़ोसियों में, और फिर बाद में 2 साल बाद फिर चेंज। तो उसमें कुछ डिसरप्शन होता है बच्चों को? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं होता है। बच्चे बचपन से ही यूज टू हो जाते हैं उस चीज के, डाइवर्सिटी के, कि क्योंकि वो आप आज जाएंगे, पता है उनको कि पोस्टिंग आई है, हमें जहाँ से जाना है, हमें अलग टीचर, अलग स्कूल, अलग जगह, अलग घर, सब कुछ अलग मिलना है। और वो धीरे धीरे उस चीज के लिए इतने आसानी से उस चीज में घुल मिल जाते हैं कि ऐसी कोई परेशानी तो मैंने देखी नहीं। ओके। आसपास में भी ना। आप लोग वहाँ एयरफोर्स स्टेशन में रहते थे, जहाँ पे बाकी की फैमिलीज भी सब है, जिनकी फैमिली या तो एयरफोर्स में, फैमिली मेंबर एयरफोर्स में या आर्मी में, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसे होता है। तो कभी कभी कोई कोई स्टेशन में आर्मी एयरफोर्स के मिक्स होते हैं। अदरवाइज अधिकतर स्टेशंस में एयरफोर्स के ही लोग होते हैं। आर्मी स्टेशंस में आर्मी के ही लोग होते हैं। ओके। वहाँ का माहौल कैसा रहता है? बहुत फ्रेंडली, बहुत हेल्पिंग, एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे से हम लोग कोऑपरेट करते हैं। कई बार ऐसे होता है कि बंदा छुट्टी से लौट के आ रहा है महीना भर की, उसके घर में इस हालत में नहीं है उनका घर कि वो अपना एक रात का खाना भी अपने घर में बना सकें। तो आपको मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि उनके नेबर में से कोई ना कोई उनको डिनर के लिए, उनके डिनर की अरेंजमेंट कर देता है। या तो घर बुला लेता है या फिर उनको पहुंचा देता है। तो और एक दूसरे के साथ हम लोग बहुत मिक्स होके, कभी पता ही नहीं चला कि हम एक फैमिली के लोग नहीं हैं। स्टेशन में जाने के बाद ऐसा लगता है कि हम अपने घर में आ गए। अपने घर में तो बाद में जाते हैं, लेकिन स्टेशन में एंटर करते ही ऐसा फील आता है कि हम अपने घर में आ गए। तो सारे लोग बहुत फ्रेंडली और बहुत हेल्पिंग, सोशल अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा, सोशल लाइफ बहुत अच्छी होती है। बच्चों को भी इसका काफी फायदा मिलता होगा, क्योंकि जब बच्चा प्यार और केयर और ऐसे लगाव में पलता पड़ता है तो वो उसकी आगे जाके लाइफ में काफी फायदा आता है। कंपैरेटिवली अगर उसको ये सब चीजें नहीं मिली बचपन में तो उसमें एक डिफरेंस तो रहता है। बिल्कुल। तो मैम, वो फैमिलीज को देखना, अगर आपने अपनी लाइफ में देखा हो जिनकी फैमिली का कोई मेंबर ने अब सर्व करते वक्त नेशन को अपनी लाइफ लॉस्ट कर दी, उन फैमिलीज का एक्सपीरियंस उनको देखना बहुत करीब से देखा है। तो वो कैसा हो, तो उसके बारे में आप कुछ बता सकती? हम लोग असम में पोस्टिंग पे थे, हम कहीं से बाहर से आ रहे थे। एक ऑफिसर हमें मिले, 2 मिनट रुककर हमने उनसे बात की और हम अपने घर आ गए। अगले दिन 1:30 बजे मेरे हस्बैंड घर आए और बोले स्क्वाड्रन लीडर राम का क्रैश हो गया। और वो बंदा जिसे मैंने एक दिन पहले देखा था, 6 फुट लंबा हट्टा कट्टा इंसान, अगले दिन बचा ही नहीं। उसकी बॉडी कुछ पॉलिथिन में सिमट कर रह गई। तो ये इतना दहलाने वाला और दिल दुखाने वाली चीज है कि उस इंसान का छोटा सा बच्चा, 4 साल का बच्चा, जानता भी नहीं है अभी कि उसके पापा को ठीक से समझ भी नहीं पाया है, वो उससे पहले उसके पापा उससे छिन गए। उन्हीं ऑफिसर के फादर भी सर्व करते हुए ही डेथ हुई थी उनकी।
उस माँ की क्या हालत हुई होगी जिसने अपना हस्बैंड भी खो दिया और अपना बेटा भी खो दिया। तो इन चीजों को हमने बहुत पास से देखा है। और उस समय पूरे स्टेशन की हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे लग रहा था कि हमारे घर में ही कुछ हो गया है। बहुत सैड और बहुत ही ऐसी ऐसी चीजें भी देखने को मिली हैं। अनसर्टेनिटी जो रहती है लाइफ में, उसकी समझ शायद तक डिफेंस की फैमिली ज़्यादा अच्छे तरीके बहुत से अच्छे समझ से, सकती है। बहुत अच्छे से, कि आपको पता नहीं है कि आपका हस्बैंड फ्लाइंग पे गया है, वो वापस आएगा या नहीं आएगा। आ गया, आपकी किस्मत, ना आ पाए, आपकी किस्मत। जो अब जो फैमिली मेंबर वहाँ सर्व कर रहे हैं, उनकी तो वो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड मेंटालिटी है कि उनको अपनी फैमिली के थॉट्स और अपनी फैमिली की केयर, उनकी तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने माइंड में साइडलाइन करनी है जब दे आर ऑन देयर ड्यूटी। उनकी पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है। फैमिली, ये जो एक अनसर्टेनिटी का डर रहता है या एक डाउट वाला फैक्टर रहता है, इस चीज़ के साथ फैमिलीज महीनों तक कैसे रहती है, एंड इवन बच्चे कैसे रहते हैं, मतलब वो फिर मतलब वो मेंटल आपके दिमाग में कैसा हैसल रहता है। डर भी रहता है, घबराहट भी होती है, लेकिन जब मैं इस मतलब जो फौजी लाइफ में गई, मेरे हस्बैंड ने मुझे अच्छे से ग्रूम किया उस चीज के लिए कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ये सारी चीजें उन्होंने मुझे अच्छे से समझाई। तो यंग एज में थे, समझने में थोड़ा मतलब लगता था कि ऐसा भी हो सकता है, और हो सकता है तो उसकी सिवियरिटी नहीं समझ में आती थी। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ी, उस लाइफ में रहते रहते, बच्चे थे, तब ज्यादा डर लगता था कि कभी भगवान ना करे ऐसा कुछ हो किसी के साथ भी। वो एक, लेकिन ग्रूम करने के लिए अपनी फैमिली ही अपने अपने को रेडी करती है उस चीज के लिए कि आपको ये हालात कभी आए तो आपसे आपको इससे भी संवर जाना है, उबर जाना है। मतलब वो कि आपको, आप एक फौजी की वाइफ हैं तो आपका उसका रोल, आपको उसका रोल प्ले करना है, उस तरीके से रहना है, उतना बिल्कुल, स्ट्रांग रहना है। बिल्कुल। बच्चों को भी देखना होता है। जब पापा नहीं है तब तक तो आप समझा सकते हो कि पापा फ्लाइंग पे गए हैं, लेकिन उस बच्चे की माँ क्या समझाएगी जो अब आया ही नहीं वापस। जिनके अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, उनका बच्चा 4 साल का था, वो अपने बच्चे को क्या बताएगी कि उसके पापा कहाँ गए। वो तो सॉर्टी पे गए थे, रोज तो सॉर्टी से वापस आते थे, आज क्यों नहीं आए। बड़े बच्चों को समझाना आसान है, हमें खुद को समझना आसान है, लेकिन उन नन्हे नन्हे बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल है, जिसके पापा उसको कभी मिलने ही वाले नहीं। उन बच्चों में भी ग्रेजुअली फिर वो एटीट्यूड या फिर वो ग्रूमिंग जो मदर्स में या फिर बाकी फैमिली मेम्बर्स में आती है या उनको दी जाती है, बच्चों में भी वो चीज़ फिर इनकलकेट करते हैं धीरे धीरे। करते हैं, लेकिन वो एज काफी बड़े होने के बाद आती है। उस सब चीजों को समझना 12-13 साल का बच्चा नहीं समझ सकता, और बड़े होने के बाद वो चीज समझ में आती है। और इतना सब कुछ होने, देखने और पॉसिबिलिटी होने के बावजूद भी काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स डिफेंस में, वो स्टिल डिफेंस चूज करते हैं क्योंकि उस यूनिफॉर्म का प्राइड ही उतना है। यूनिफॉर्म का प्राइड एंड उसका फैसिनेशन डिफरेंट ही है। मतलब वो इन सबको उसको एस्केलेट कर शब्द देता है। में बता नहीं सकते, शब्दों में बताना बड़ा मुश्किल है कि वो यूनिफॉर्म जो बंदा पहन के खड़ा है, उसका ऑरा ही अलग होता है। वो आप शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते। डेफिनेटली।
मैम आपने अपनी लाइफ में ऐसे कुछ मतलब ऐसे नॉट जस्ट आपके बट आपने अपनी आसपास बहुत सी फैमिलीज देखी होंगी, कहाँ कहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है या कहाँ कहाँ नॉट जस्ट कॉम्प्रोमाइज बट वो कौन से टफ पॉइंट्स होते हैं जहाँ एक लेडी को एक वाइफ को बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, जो कि एक ऐसी पर्सन की वाइफ जो शायद नॉर्मल 9 to 5 जॉब में या फिर बिजनेस में है, तो उस फौजी की वाइफ को वहां पे अपने आप को कहना पड़ता है कि आप एक फौजी की वाइफ हैं या आप एक फौजी की बेटी हैं या एक फौजी की बहन है। तो वो रोल प्ले करने वाले ऐसे कौन से टफ पॉइंट्स होते हैं और वहां पे कॉम्प्रोमाइज फिर कहाँ कहाँ करना पड़ता है, आपने ये लाइफ में कहाँ देखा? माँ, बहन, बेटी, इनके साथ तो थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है। हम्म। बेटी फिर भी नहीं, माँ और बहन थोड़ा दूर होते हैं, लेकिन वाइफ सबसे करीब सबसे होती करीब। है। और वाइफ को ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि वो फ़ौजी की वाइफ है। उसे कई जगहों पे ऐसी चीज़ें करनी होती हैं जो उसको चाहे मन हो या ना हो। एक बार मुझे बहुत बुरी तरह से मॉम्स हुए हुए थे और मैं उड़ीसा में बहुत बड़ा स्टॉर्म आया था। मेरे हस्बैंड को मिडनाइट कॉल आया कि हमको सुबह 4 बजे टेक ऑफ करना है। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बोल भी नहीं सकती थी, मैं कुछ खा भी नहीं सकती थी और मेरे दोनों छोटे बच्चे मेरे साथ थे और ये जाने वाले थे एंड वापसी का भी कुछ पता नहीं था कि कब तक आ पाएंगे। हमारे नेबर डॉक्टर थे, उनको इन्होंने बोला कि आप इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं जा रहा हूँ, और ये चले गए। तो उस समय मुझे ये समझ में आया कि हाँ, मैं फौजी की वाइफ हूँ, मुझे अपने आप को ठीक से संभालना है, साथ में बच्चों को भी संभालना है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी एनिवर्सरी है, आपका बर्थडे है, बच्चों का बर्थडे है, बच्चे का पहला बर्थडे है, पापा साथ नहीं है। मेरे बेटे का ही पहला बर्थडे था और मेरे हस्बैंड फॉरेन फेरी पे गए हुए थे। तो ये कॉम्प्रोमाइजेस छोटे कहें बड़े कहें पर करने पड़ते हैं। कई बार देश के लिए जरूरत होती है इनकी, कई बार लोगों को जरूरत होती है। तो फौजी की पहली बीवी तो उसकी जॉब होती है, तो उसको देखना बहुत जरूरी होता है। और उनकी मतलब फौजी की जो ट्रेनिंग उसके ऑर्गेनाइजेशन में हुई, उनके ऑर्गेनाइजेशन में हुई है, उनके साथ साथ उनको तो ये सिखाया जाता है कि आपको हमेशा रेडी रहना है, कभी भी आपको कॉल आ सकता है, कभी भी आपको बुला सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उसके साथ फैमिली को भी इस हर समय अनसर्टेनिटी तैयार और रहना पड़ता है। इसका रेडी रहना पड़ता है बिल्कुल कि अभी आए हैं बट कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल बोल के 2 महीने का है बट 4 दिन में भी जा सकते हैं। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि टीडी पे जाते हैं, 2 दिन के लिए गए जा रहे हैं बोल के, आने में 8 दिन लग जाते हैं। कई बार वेदर ही इतना खराब होता है कि आप एयरक्राफ्ट टेक ऑफ ही नहीं कर सकता, तो बिना वजह के भी अटक जाते हैं। और कभी कभी किसी काम की वजह से भी, कि आप गए हैं, वहां पे आपका काम नहीं हो पा रहा है, आपको 4 दिन की जगह 10 दिन भी लग सकते हैं। हमें कम्युनिकेशन कैसे कैरी होता है, जैसे कि आपका और जब फैमिली मेंबर वहाँ पे है? पहले तो मोबाइल्स भी नहीं थे, हाँ। तो हमारी सर्विस लाइन जो होती है उसके ऊपर कभी डायरेक्टली बात हो जाती है, कभी किसी के थ्रू मैसेज मिल जाता है, ऐसे हमारा काम चलता था। अभी कुछ सालों से मोबाइल थे तो लाइफ इजी हो गई थी। तो ऑफिसर्स को अपने पर्सनल मोबाइल फोन्स रखना अलाउड रहता है और उस पर कम्युनिकेशन अलाउड रहता है? कम्युनिकेशन अलाउड रहता है तब जब वो ऑन ड्यूटी नहीं है। ओके। आप ऑफिस में स्मार्टफोन्स नहीं ले जा सकते, ओके। लेकिन आप जहाँ ऑफिस से बाहर हैं तब आप अपना स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं। तो जब ये लोग टीडी वगैरह पर जाते थे, टूर पर जाते थे, तो हम आपस में बात कर लेते थे, मैसेज कर एक दूसरे को दे लेते थे। लेकिन जब मोबाइल नहीं थे तब टफ टाइम था। आपने वो टाइम देखा है क्या जब लेटर्स भेजते थे? बिल्कुल, शुरुआत में हमारी लेटर्स से ही बात होती थी।
वो एक्सपीरियंस कैसा है इन कंपैरिजन टू फोन पे कि अभी फोन लगाया और वहां से उठा लिया और बात हो गई? बड़ा अच्छा लगता था जब वो चिट्ठी देखते थे हाथ में, हाँ, ऐसे लेके कि हाँ आई। उसका अलग फील है, मतलब वो नेचुरली, मैसेज चिट्ठी में पढ़ना, नेचुरली और भले ही किसी की फोन पे बात हो गई बट वो चिट्ठी पढ़ना अपने आप में काफी अपने अलग आप होता में होगा। बहुत ही अलग था। वो एक वक्त था जब स्पेशल। चिट्ठी से ही बात हो पाती थी। तब सर्विस के फोन भी इतने ज्यादा नहीं लग पाते थे, घर में सबके फोन नहीं होते थे, तो कभी फोन पे बात नहीं हुई, कभी चिट्ठी से ही बात हो गई, तब भी तसल्ली हो जाती थी। कितना टाइम लगता था ऐसा चिट्ठी आने जाने में? 5 से 7 दिन। 5 से 7 वो अपने आप में उसको मूवीज में भी काफी ऐसा दिखाते हैं। अच्छे अच्छे से दिखाते हैं, इवन रोमांटिसाइज भी करते हैं बहुत कुछ। जब किसी यंग एज में किसी की नई शादी हुई है और उसका हस्बैंड चला गया, तो उसके लिए तो वो चिट्ठी आना उसके हस्बैंड के आने जैसा ही हो जाता था। तो रोमांटिक हो जाता हो जाता था देखा वो है आपने माहौल। ऐसे ही कपल्स को, ऐसे बिल्कुल, लोग वो चिट्ठियां संभाल के भी रखते होंगे। मेरे पास अभी भी है। आपके पास अभी भी है? और फिर आप यहाँ से चिट्ठी भेजती थी, फिर वो भी 5-7 दिन में जाती थी। लाइफ की सिर्फ ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स या सिर्फ ये अनसर्टेनिटीज या ये सब कॉम्प्रोमाइजेज ही हों, एन्जॉयमेंट या पॉजिटिविटी भी होगी इसमें। बिल्कुल। तो बीइंग अ वाइफ ऑफ फौजी, तो आपने उस एटमॉस्फेयर में लाइफ को एंजॉय किस तरीके से किया? क्योंकि वो तरीका, लाइफ एंजॉय होना तो सर्टेन है, बट तरीके में फ़र्क है। तरीके में फर्क है। आपका हम तरीका? आसाम पोस्टिंग पर थे, बहुत छोटा शहर था, वहां कुछ भी नहीं था। जहाँ जरूरत की सारी चीजें हमें स्टेशन में मिल जाती थी, लेकिन एक स्टेशन के अंदर ही आदमी नहीं रह सकता। तो हम लोग हर संडे आसपास पिकनिक पर चले जाते थे। कभी खाना बनाकर ले जाते थे, कभी वहीं जाकर बनाते थे। बैचलर्स भी सारे हमारे साथ में जाते थे, तो हम लोग बस पिकनिक एंजॉय किया, नदी के किनारे बैठ गए। तो आजकल का एंजॉयमेंट मूवी देखना या फिर मॉल्स में जाना, तब वो सब कुछ नहीं था। तो हमारा एंजॉयमेंट होता था या तो हम सब एक साथ बैठ के पॉटलॉक करते थे, या पिकनिक पे चले जाते थे, या मेस में चले जाते थे। मेस में? ऑफिसर्स मेस होती है, हाँ। जहाँ पे हम बैठते हैं, एक दूसरे के साथ में गेट टुगेदर्स करना, ऑफिशियल पार्टीज भी होती हैं। तो वो एक ऑफिसर्स मेस अलग से होती है, जहाँ पे ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स फैमिली एंजॉय करते हैं। और ऑफिशियल वो भी जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो भी होते हैं। वहाँ आपस में ही बहुत रिस्पेक्ट और प्यार होता होगा, क्योंकि बहुत, सब एक जैसे हैं। बिल्कुल। लेडीज को तो स्पेशली इतना इतना पैम्पर किया जाता है कि अगर लेडी उठकर एक चेयर लेने के लिए हाथ बढ़ाएगी तो 2 से 3 चेयर उसके सामने आ जाती हैं तुरंत कि मैम लीजिए। तो वो लाइफ बहुत अच्छी थी कि आज भी रिटायरमेंट के बाद भी मुझे वो लाइफ बार बार याद आती है। उसका अलग मजा था। उसका अलग मजा था, बहुत एंजॉय किया उस लाइफ को। मैम एक जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन होता है उन वुमेन का जिनके हस्बैंड्स आर्मी में है, डिफेंस में है, क्या नाम है उसका एग्जैक्टली? एयरफोर्स वाइफ्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आप उससे कनेक्टेड थे? बिल्कुल। तो वो क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है? उसमें विडो लेडीज को हेल्प की जाती है, या जिनके हस्बैंड्स मतलब कभी ऐसा हो गया, रेयरली होता है कि वो हैंडीकैप्ड हो गए या कुछ हो गया, तो आउट ऑफ सर्विस जाना पड़ता है, तो उनके हेल्प की जाती है कि आपको उनको सिलाई मशीन दे दी, या उनको जो कुछ भी हुनर उनके हाथ में है उसको लोग थोड़ा सा हेल्प करके आगे बढ़ने के लिए उनको को मदद करते हैं। उनके आपस में गेट टुगेदर्स भी होते होंगे? नहीं? उनके पता नहीं, वो सर्विस के बाहर चले जाने के बाद उनका नहीं पता। अच्छा, जो फैमिलीज मतलब जो ऑफिसर्स हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, फिर वो सर्विस में नो लॉन्गर ज़्यादा टाइम तक अब नहीं सर्व कर सकते, उनको छोड़नी पड़ती है, उन फैमिलीज को फिर वो फैमिलीज फिर इन फैमिलीज से कनेक्ट रहती हैं?
किस हद तक कनेक्शन? नहीं, ज़्यादा तो नहीं। आपस में कोई क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, हम्म। तो फ़ोन-वोन पे बातचीत हो जाती है या फिर वो कभी मिल लेते हों, तो पता नहीं इतना, लेकिन ज़्यादा नहीं। नहीं। हाँ। अच्छा, एक ये इससे मुझे एक चीज़ जो कैच हुई कि सोशल अनसर्टेनिटी होने के बावजूद एन्जॉय कैसे करते हैं, ये काफ़ी सीखने लायक चीज़ दिखी, क्योंकि आप लोग की भी सोसाइटी आप हर 2 से 3 साल में चेंज हो जाती है। एंड अभी आप जहाँ नए जगह रहने के लिए गए होंगे, वहाँ भी आपको पता है कि 2-3 साल यहाँ रहना है, उसके बाद यहाँ से निकल जाना है। पर तब भी उसमें एक हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोगों को कि नए लोगों से मिलना है। हम एक बार मिलते हैं कि भई आई एम सो एंड सो, आई एम सो एंड सो, और हो गया। उसके बाद में 2-3 बार आपने मिल लिए तो आपको पता तो होता ही है कि हुँ, आपके नेबर में कौन रहता है, अभी नया ऑफ़िसर कौन आया है, हुँ, उसकी वाइफ़ कौन है, बच्चे क्या हैं। तो ये सब कुछ मालूम होने की वजह से इतनी परेशानी होती नहीं है। और एक्चुअली आप लोग की लाइफ़ का पार्ट बन गया है, तो आपके लिए वो इतना वो अलग से दिखता वो लगता ही ईज़ी हो नहीं, गई ये ईज़ी हो गई चीज़, है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हुँ, हम लोग अपना सामान लेते हैं, नए स्टेशन जाते हैं, नए स्टेशन में लोगों से नए लोग मिलते हैं, उनके साथ फिर हम घुल-मिल जाते हैं, हुँ, फिर 2 ढाई साल, 3 साल बाद फिर हम नई जगह पे चले जाते हैं। ओके। तो मैम, प्राउड मोमेंट्स आप कुछ शेयर कर सकती हैं अपने? एक फ़ौजी की वाइफ़ होना, एक फ़ौजी का फैमिली मेंबर होना, उसका प्राइड कैसा रहता है? बाहर कहीं भी जाते हैं हुँ, और अगर मैं पूछा जाता है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में हैं, एयरफोर्स ऑफिसर हैं। हुँ, अच्छा, एयरफोर्स ऑफिसर हैं? उस समय बड़ा फ़क्र प्राउड रहता फील है। होता है, फ़क्र होता हुँ, है कि मैं एक फौजी की वाइफ़ हूँ, एक फौजी ऑफिसर की वाइफ़ हूँ। उस समय बड़ा ही अच्छा लगता है कि अपने हस्बैंड की पोस्ट की वजह से मैं भी उतने ही प्राउड फील कर सकती हूँ, जितना कि मेरे हस्बैंड को खुद के फौजी होने हुँ, पर है। मतलब वो रिस्पेक्ट थ्रू आउट द फैमिली स्प्रेड हो जाती है। सिर्फ़ उनकी अकेले की नहीं है, जी, क्योंकि वो उस रोल में है। वो रिस्पेक्ट उनके साथ आपकी भी मेंटेन रहती है। बिल्कुल। एंड कई कई मोमेंट्स ऐसे आते हैं लाइफ में कि आपको लगता है कि वाह! ये दिन तो आज का दिन तो बन गया। हुँ, जिस दिन मेरे हस्बैंड को चीफ से कमेंडेशन मिला था, वो न्यूज़ आई थी। हुँ, हम लोग सब बहुत खुश थे कि चीफ से कमेंडेशन लेना हुँ। छोटी बात नहीं है। तो वो बड़ी खुशी की बात थी उस दिन हमारे लिए। बड़ा प्राउड फील हुआ था। बच्चे इस चीज़ को कैसे कैरी करते हैं? उस प्राउड को, उस गर्व को? बच्चों को जित एज पे डिपेंड करता है हुँ, बच्चों की, कि वो कितने बड़े हैं और उस बात को कितना समझ सकते हुँ, हैं। छोटे हैं तो वो सुनते हैं घर में कि पापा को चीफ का कमेंडेशन मिला है। हुँ, बाहर अपने फ्रेंड्स में जाके बड़े गर्व के साथ बताते हैं, मेरे हुँ, पापा को चीफ का कमेंडेशन मिला है। हुँ। भले उनको बात समझ आई हो, ना आई हो, बट वो फ्लेक्स रहता है। फ्लेक्स रहता है। और जब बच्चे बड़े होते हैं, वो जब अपनी समझ होती है उनको, तब की बात उनके प्राउड मोमेंट थोड़ा-सा डिफरेंट रहता है, हुँ, कि उनको वो चीज़ समझ आती है कि क्या चीज़ असल में क्या चीज़ हुई है। उस तरह से एज वाइज़ बच्चे समझ पाते हैं उस चीज़ को। वो फैमिलीज़ जो अपनी लाइफ़, अपनी ओवरऑल फैमिली के मल्टीपल फैमिली मेंबर्स को डिफेंस में देख रही है, और किसी को लूज़ भी कर सकती है, जैसे कि जिसका आपने एग्ज़ाम्पल भी दिया। उन फैमिली मेंबर्स में वो स्ट्रेंथ जो है, वो कहाँ से आती है? जिसका एक मेंबर भी पहले डिफेंस में था, और अब दूसरा मेंबर अब डिफेंस में जा रहा है, या वो भी डिफेंस में। जो जिनके हस्बैंड या जिनके घर का कोई मेंबर डिफेंस में है, जिसने करीब से डिफेंस को समझा है, हुँ, फौज को अच्छी तरह समझा है, जाना है, उनके लिए उतना डर नहीं होता है। दूसरा, एक हर इंसान की अपनी किस्मत होती है। हुँ, तो घर के लोग भी ये सोचते हैं कि हर इंसान की किस्मत एक जैसी नहीं होती है। हुँ। किसी एक के साथ कोई दुर्घटना घटी तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे के साथ भी घटेगी। और ये फ़ौज को करीब से देखना क्या होता है? मतलब वो कैसा, वो कौन-सा नज़रिया है जो आपको फ़ौजी, एक फैमिली मेंबर जो फ़ौजी में है,
उसके साथ रह के देखने को मिलता है फौज का एक्सपीरियंस नेचुरली कंपैरेटिवली उनके जो सिर्फ जैसे कि हम लोग हैं जो हम देखते हैं कि हमारे पहचान का कोई है या फिर टेलीविजन में कोई है सोशल मीडिया पे कोई है तो वो करीब से देखना वो क्या फ़र्क है जो नहीं। समझ में आता है? जब आप किसी भी चीज को तब समझ पाते हो जब उसको अंदर से जानते हो, व्हेन यू लिव इट। लिव इट। आप अंदर से तब जान सकते हो जब आप एयरफोर्स स्टेशन के आसपास भी रहते होगे, तब भी आप अंदर से नहीं जान सकते उसको। जब उस आप रहते हो वहां जाकर, उन लोगों से मिलते हो, वहां रहने वालों से, वहां की लाइफ कैसी है इसको समझते हो, तब आप जान सकते हो। तब उसको कहते हैं करीब से जानना। तो आपको उसकी बारीक चीजें भी पता है कि जो हुआ है वो क्यों हुआ है और कैसे हुआ है, और हर एक के साथ होगा ये जरूरी नहीं। तो उसी मेंटालिटी के साथ कोई फैमिली अपने एक मेंबर के बाद दूसरे मेंबर को भी डिफेंस में देने के लिए बराबर झिझकती नहीं भेजते है, हैं। भेजती है। कई फैमिलीज ऐसी हैं जिनके मतलब फादर भी किसी एक इसमें थे, डिपार्टमेंट में से नहीं डिपार्टमेंट नहीं कह सकते, फौज का एक अंग, अंग। जैसे ओके। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। उनके अगर 3 बेटे हैं तो तीनों एक एक सर्विसेज में है, एक आर्मी में है, एक नेवी में है, एक एयरफोर्स में है। ऐसी भी फैमिलीज ऐसी हैं भी फैमिलीज देखी है। जो मूवीज में दिखाते हैं कि एक फौजी की फैमिली कैसी है, असलियत में उससे ज्यादा स्ट्रांग होती है। नेचुरली नेचुरली। वो तो सिर्फ दिखा रहे हैं, यहाँ तो फील करना पड़ता है, यहाँ सहन करना पड़ता है, यहाँ उन चीजों से 4 हाथ करने पड़ते हैं। एक हाउसवाइफ के रोल में जैसे कि जो भी एक नॉर्मल हाउसवाइफ है, एक आम जनता में जो जिसके घर में फैमिली मेंबर डिफेंस में या फिर ऐसे किसी रोल में, ऐसे किसी वर्क प्रोफाइल में जहाँ पे इतना आना जाना लगा है और अनसर्टेनिटी है उसमें, जो उसमें नहीं है, उनका हाउसवाइफ का भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है कि घर का काम है, बच्चे हैं और ये सब सभी चीज़ों को संभालना है। बट एक फौजी की वाइफ जो है, जो हाउस वाइफ है, उसके माइंड में एक और डिपार्टमेंट है, वो फौज वाला, अनसर्टेनिटी वाला। तो जब वो भी चीज़ आ जाती है, जब माइंड में फिर वो टसल होता है, हैसल होता है कि अभी घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं और सोसाइटी में भी हम रहते हैं, सोशल लाइफ भी है और साथ में ये भी है कि अनसर्टेनिटी भी है एक। वो अनसर्टेनिटी हमेशा से दिमाग पे हावी नहीं होती। नहीं होती। नहीं होती। ओकेजनली। वो ओकेजनली कभी कोई इंसिडेंस ऐसा हो जाए जो आपको हिला दे, तब आपको अपने बारे में भी फील होने लग जाता है कि कभी अपने साथ ऐसा हो गया तो, या ऐसा ना हो जाए। ये बात कभी कभी आती है, हर समय वो सर पे हावी नहीं रहती। हम लाइफ को खूब एंजॉय किया। लाइफ को देखने का नजरिया बदल जाता है। हाँ, क्योंकि आपने इतनी चीजें पास से देखी हैं कि आपका नजरिया नेचुरली बदलता है। अलग ही एक्सपीरियंस उन वुमेन का रहता होगा ना, जो अलग एक फौजी की वाइफ है। अलग ही है, वो लाइफ ही अलग है, सोच ही अलग है, लाइफ ही अलग है, उसका रहना सहना सभी कुछ डिफरेंट हो जाता उसके ऊपर भी एक मूवी बननी चाहिए। है। लाइक बिल्कुल बननी फौजी चाहिए। के ऊपर तो बनती है, बनती बट है, पर उनकी फैमिलीज, फैमिली उस लाइफ सोसाइटी के ऊपर जिसकी आप बात कर रही हैं, उसके ऊपर भी बननी चाहिए। बननी चाहिए। इवन इफ शॉर्ट क्योंकि फिल्म, लॉन्ग फिल्म, वेब जो सीरीज। स्ट्रगल्स पीछे रह के लेडीज करती हैं, वो किसी को पता नहीं चलता। हाँ, वो फ्रंट एंड पर दिखाई नहीं देते। नहीं देते। और जो फ्रंट एंड पे मैन है, आपका जो हस्बैंड है या बेटा है, जो वहाँ पे इतने कॉन्फिडेंस से या फिर बेझिझक होके नेशन को सर्व कर रहे हैं, उसके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस रहता होगा कि घर में एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और करेजियस वुमन है who can take care। वो विश्वास उन्हें दिलाना पड़ता है। वो उनको भी ये चीज कि आप जहां हैं वहां देखिए, घर पे हम देख लेंगे। वो विश्वास हमें उनको दिलाना पड़ता है कि आपको यहाँ की फिक्र नहीं करो, आप जहां हो वहां अपना पूरा पूरा 100% दीजिए, घर पे हम देख लेंगे। ये काफी सेपरेटेड चीज है जो लोगों को नहीं दिखती, मतलब ये बातचीत में भी नहीं आती। अगर आर्मी से रिलेटेड बातचीत भी होती है तो फौजियों की होती है या फिर किसी इंसिडेंट की, किसी वॉर की, इन सब की होती है। बट उस सोसाइटी के बारे में जहाँ पे वो सब फैमिलीज रह रही है, उसके अंदर
क्या हो रहा है उसके अंदर, माहौल क्या है, उनके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं? और कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आपके पास जो वहाँ के ऐसे हो कि ये तो यहीं मिलेगा, या ये तो ऐसा है कि यहाँ से ओरिएंटेड है, इसके ओरिएंटेड है? हैं तो बहुत। कुछ एक दो जिनसे लोगों को कुछ अलग जानने को मिले। एक्सपीरियंस कहूँ या बैड एक्सपीरियंस कहूँ, वो बाहर रह के तो नहीं ही जान सकते। कारगिल वॉर के टाइम मेरे हस्बैंड बाहर गए थे ओके। फॉरेन फेरी पर। वापसी आने के टाइम पे डिप्लोमेटिक क्लियरेंस नहीं मिल रहा था। हम लोग डरे हुए थे कि पाकिस्तान के ऊपर से आना है। तो जो डर, जब तक हमारे यूनिट के लोग पहुंच नहीं गए वापस, तब तक हम लेडीज डर के मारे अपने आप को संभाले हुए थे कि कैसे बच्चों को भी संभालना है। पर उसी डर की वजह से मतलब लोगों को फीवर तक आ गए। इतना एक्सट्रीम। जब कारगिल साइड, श्रीनगर साइड टेंस माहौल था। एक यंग लड़की शादी के बाद में हस्बैंड के साथ में श्रीनगर गई और महीने भर के बाद वो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ लौट के आई। वो लड़की पत्थर जैसी हो गई थी। तो ऐसे भी एक्सपीरियंस हैं, अच्छे भी हैं, पर दिल को हिला देने वाले भी हैं। इमोशनली काफी स्ट्रांग होना पड़ता है। ये चीज कोई भी दूसरा नहीं महसूस कर सकता। मैं बताऊंगी भी किसी को या कोई बताएगा भी किसी को, वो फील नहीं कर सकता। जो देखकर, पास से देख समझकर होती है, जो फील आती है वो अलग होती है। और जब अब ये आपका पूरा पार्ट ऑफ लाइफ खत्म हो गया है, सर रिटायर्ड हो गए, उसके बाद जब आप एक रिटायर्ड लाइफ में एंटर कर रही है, अब वो सब याद करके या फिर इस वाले एक्सपीरियंस अब यहाँ कैसा लग रहा है इस पार्ट में लाइफ के? अभी मेरी एडजस्टमेंट वाला टाइम चल रहा है। ओके। सिविल मतलब डिफेंस लाइफ से सिविल लाइफ में आना ड्रास्टिक चेंज है। यहाँ की लाइफ बहुत अलग है एंड डिफेंस की लाइफ बहुत अलग थी। तो सिविल से डिफेंस में जाना तो चेंज हो सकता है, मतलब होता ही है। डिफेंस लाइफ से सिविल लाइफ में जाना, वो उसमें चेंज क्या है आपके लिए? 35 साल हो गए मैं डिफेंस लाइफ में ही रही। तो आज मेरी सोच, मेरा तरीका, वो सारा उसी तरीके का हो गया है। लेकिन सिविल में जब हम आए हैं वापस, यहाँ का कल्चर, यहाँ की सोच, यहाँ का तरीका टोटली डिफरेंट फील हो रहा है। तो उसमें एडजस्टमेंट वाला टाइम है ये हमारा। मुश्किल तो हो रही है, लेकिन आदत भी पड़ती जा रही है। एक्साइटिंग है सिविल लाइफ। आपका अब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सिविल लाइफ में? एक्साइटिंग तो नहीं, पर हाँ अच्छी है, लाइफ अच्छी है, डिफरेंट। लाइक आपके लिए बहुत टाइम से अनटच्ड रही होगी ये लाइफ। बिल्कुल। आते थे छुट्टी में, साल में एक बार 10-15 दिन के लिए वापस चले जाते थे। 10-15 दिन में इतना फर्क नहीं पड़ता। जब बाहर निकलकर उसी माहौल में रहना है, उन्हीं लोगों के साथ रहना है, तब थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन आज आपने मेरे को मेरी 35 साल के लाइफ की जर्नी को मूवी की तरह आंखों के सामने घुमा दिया। Okay, I'll take the credit for that. Thank you. कैसा लगा आपको पॉडकास्ट में? बहुत अच्छा, अलग सा एक्सपीरियंस। आपकी लाइफ का पूरा जो एक एक्सपीरियंस का स्पैन है, बिफोर मैरिज के वो 35 ईयर्स आपके, जब आप एयरफोर्स स्टेशन में थी, और उसके बाद की लाइफ, वापस सिविल लाइफ, बैक टू सिविल लाइफ वाला, ये ट्रांजिशन के बारे में सोच के आपको कैसा लगता है? पहले भी आप सिविल लाइफ में थी, देन आप एक
कुछ टाइम तक, काफ़ी लंबे टाइम तक एयरफोर्स स्टेशन में रही, उस लाइफ को, फौजी की फैमिली वाली लाइफ को एक्सपीरियंस किया, और अब बैक टू द सिविल लाइफ। कुछ फ़र्क महसूस होता है खुद में? ऐसा खास फर्क तो कुछ नहीं फील होता है, पर हाँ, दोनों लाइफ के अंतर अच्छे से समझ में आते हैं, एकदम क्लियर दिखते हैं कि इधर क्या है और उधर क्या है, वो अच्छे से समझ में आता है। काफ़ी अच्छा लगा ये मैम। भी लाइफ अच्छी है, वो भी लाइफ अच्छी थी, पर थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। काफ़ी अच्छा लगा मैम पूरे पॉडकास्ट के कॉन्वर्जेशन में। थैंक यू। आपने कुछ कुछ बहुत ही हिला देने वाले एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए जो अभी तक ऐसे है माइंड में, और जहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी टाइम तक रहेंगे। और एक जो मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, कि अनसर्टेनिटी को सिविल लाइफ के लोग जो है वो, इवन बहुत लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज ही नहीं करते कि अनसर्टेनिटी क्या होती है या कैसी हो सकती है, कि हमें नहीं पता कब क्या हो सकता है, कब कुछ भी हो सकता है। एक बार कारगिल वॉर के टाइम की बात है, वहां तो वॉर चल रही थी, हमारे हस्बैंड वॉर में सप्लाईज पहुंचाना वगैरह इसमें लगे हुए थे, और चेन्नई में वर्ल्ड कप चल रहा था। आई थिंक चेन्नई की बात है, साउथ में कहीं वर्ल्ड कप चल रहा था, और उधर लोग वर्ल्ड कप एंजॉय कर रहे थे, और आप यहाँ दोनों चीज़ों को ऐसे देख रहे थे कि यहाँ पे हस्बैंड यहाँ पे और देश में इस साइड में ये भी चीज़ हो रही है। तो नॉर्मल सिटीजन उस चीज़ को कभी शायद नहीं समझ नहीं सकते, या उसकी गंभीरता को नहीं महसूस समझ नहीं कर पा रहे सकते थे वो कि वहाँ क्या चल रहा है। मतलब वो सिर्फ न्यूज़पेपर्स में पढ़ लेना कि अच्छा हाँ, बॉर्डर बस पे वॉर चल रही है, उसके ऊपर 5 मिनट का एक डिस्कशन हो गया कितनी चाय के कैजुअलिटीज साथ, हुई होंगी, कितने लोगों ने जान दी होगी, कितने लोग हाथ पैरों से अपंग हो गए होंगे, ये कोई नहीं समझ पाएगा। वही है कि इसको करीब से देखना, जो आपने सवाल किया था कि करीब से देखना, यही है कि हम वहां थे, उसको समझ पा रहे थे, उसकी गंभीरता को जान रहे थे, लेकिन एक जगह पर लोग क्रिकेट को एंजॉय कर रहे थे। उनका बस था कि अच्छा इतने सोल्जर्स की इतनी कैजुअलिटीज हैं, इतनी हैंडीकैप्ड है, ओके पढ़ लिया, चाय के साथ डिस्कशन हो गया, एक खत्म, बैक टू। लेकिन हमारी फैमिली थी वो, एक हमारी बड़ी फैमिली होती है एयरफोर्स स्टेशन में, या डिफेंस के जो परिवार है वो एक बड़ा परिवार होता है, उसमें छोटे छोटे परिवार, सब डिविजन्स, छोटे परिवार। तो उस परिवार में अगर कुछ हो रहा है तो उसका असर हम पर भी होता है। मतलब वो न्यूज़ एक नॉर्मल सिटीजन को अलग तरीके से मतलब अफेक्ट इतनी करती नहीं है, बट आप लोगों को ज़्यादा डीपली अफेक्ट करती है, क्योंकि अपना कोई गया है, ये फील आती है। सही बात है। काफ़ी टाइम तक रहेगा ये कॉन्वर्जेशन, और जो एक्सपीरियंसेस आपने बताए काफ़ी टाइम तक दिमाग में रहेंगे, बट ओवरऑल काफ़ी मज़ा आया मैम आपसे बात करके, और ये एक्सपीरियंस भी अपने आप में मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी वैल्यू और नॉलेज वाला था। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। कीर्ति मैम के साथ ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपीरियंस शेयर किए अपनी लाइफ के, कुछ इतने ज़्यादा इंटेंस थे दैट आई लिटरली रैन आउट ऑफ वर्ड्स ड्यूरिंग द पॉडकास्ट। मैं जस्ट ब्लैंक हो गया, एंड दे वर रियली इंटेंस एंड एक्सट्रीम, बट वो एक्सपीरियंस अपने आप में काफ़ी अमेजिंग था। ये साइड जानना एक फ़ौजी की वाइफ की, एक फ़ौजी की फैमिली की, it was really unseen. So this conversation, this podcast meant really a lot to me, and it will always remain close and special to my heart. Thank you for watching this podcast, and subscribe to our channel if you haven't already, as we will be releasing a new podcast every Monday. Stay tuned. See you.